श्री इमरान प्रतापगढ़ी। मैं इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2018 में राहुल जी से मुलाकात हुई, उनके न्योते पर राजनीति में आया और आज अपनी जिम्मेदारी जो पार्टी ने दी है, पार्टी ने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो उसे निभा रहा हूं। जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं। क्या करूं, मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं भारत का इमरान हूं। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं, दिल्ली चुप है। जाएंगे हकीकत से तुमको मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी एक सूत्र है उसका, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इसमें बुरा क्या? जब भारत जुड़ने की बात आती है तो बुरा क्यों लगने लगता है? बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी आप जब इतनी बड़ी कहती है तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी? 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। मोदी युग जब ये शुरू हुआ लगातार ग्राफ गिरा नहीं। मोदी युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट गया। मैं सदन से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ सत्र चल रहा है सभापति महोदय, और इसी संसद से महज 800 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर खड़े होकर के कार्यक्रम आयोजित होता है और एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के सीधे आह्वान करता है कि ईसाइयों और मुसलमानों को काटना कब शुरू करोगे? सीधे आह्वान करता है। दिल्ली पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने का प्रयास करती है उनको नोटिस भेजा जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है सभापति महोदय? क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रेन में आरपीएफ का एक जवान ढूंढ करके, चिन्हित करके, कपड़े देख करके, नाम देख करके गोली मारता है और इस देश का रेल मंत्री एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझता, देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलना नहीं चाहता, तो इस घटना से ट्रेन में सफर करने वाले हजारों लाखों मुसलमानों की मना स्थिति पे क्या असर पड़ा होगा? मुझे प्रधानमंत्री जी से बहुत भावुकता के साथ ये बात कहनी है। बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े। आप कभी सोचते हैं कि इस देश का मुसलमान क्या सोचता होगा जब आप हर दिन उससे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं? इसी तरह की जिद के साथ किसानों के खिलाफ भी कानून लाए गए थे। जिस तरह आज वक्फ के फायदे गिनाए जा रहे हैं, उसी तरह से किसानों को भी कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए थे। लेकिन अंजाम क्या हुआ? 700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार को अन्नदाता किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े और कृषि कानून वापस लेने पड़े। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हाँ मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्त की जमीनें हैं ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्त की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय, अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काट कर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, ये तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। पिछले दिनों लाल किले से प्रधानमंत्री जी
जी की लाल किले की प्राचीर से वो भाषण, उनकी वो तकरीर भी सुन रहा था, जब वो कह रहे थे कि महिलाओं को बिना हक दिलाए देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब वो लाल किले की प्राचीर से ये बात बोल रहे थे, तो उस भाषण के महज 2.5-3 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपी रिहा किए जा रहे थे। उसी दिन उन्हें माला पहनाया जा रहा था, उनका सम्मान किया जा रहा था। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? ओलंपिक लाने वाली बेटियां, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित बेटियां घसीटी गई। देखा आपने, हमने भी आपने देखा। सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए वो बहुत ही शर्मनाक तस्वीर थी कि एक हुजूम निर्वस्त्र करके महिलाओं को जो है वो मणिपुर में घुमा रहा है। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने के लिए नहीं आए। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। पर्दे पे आका एक धमाका, सब अदब से झुकने लगे। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तन्हा मर्दाना वो शेर जो गुर्राए, उसे देख जमाना कांपे और थर्राए। अफसाना कोई एक ही हो पाए, जब मुबारक चले दिल इनकलाब में ढले। जब देश में नफरतें सर चढ़ करके बोल रही थी, वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे भाजपाइयों, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। 15 लाख के झूठे जुमले के लिए माफी मांगो, बढ़ती हुई महंगाई के लिए माफी मांगो, अच्छे दिन के झूठे वादों के लिए माफी मांगो, लोकतंत्र को कुचलने के लिए माफी मांगो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के लिए माफी मांगो, सिख को ईसाई से लड़ाने के लिए माफी मांगो। माफी तो तुम मांगो। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारे कानों में आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। भारत में 80% कैदी अंडर ट्रायल है, विश्व में 6वें नंबर पर, और इसमें भी प्रमुख रूप से दलित, आदिवासी और मुस्लिम कैदी हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल नॉट जेल, ऐसे में सरकार अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या जेलों से कम करने के लिए कौन सा उपाय करे? 26 नवंबर को संविधान दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने सवाल उठाया था कि देश अगर विकास की तरफ जा रहा है तो ज्यादा जेलें बनाने की जरूरत क्यों है? 1031 कैदी हैं जो सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन जुर्माने की रकम न अदा कर पाने की वजह से जेलों के अंदर है। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि भारत की एक बेटी, गर्भवती महिला बिल्किस का गैंग रेप और उसके परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या, उनके कैदियों को रिहाई, क्या ये मैटर ऑफ स्टेट है कि गृह मंत्रालय भी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? हिंदुस्तान वालों, फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर, फिर उसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर। मैं आखिरी सदा हूं, मुझे मार दीजिए। जब आप मोहब्बत में होते हैं तो फिर आप ये थोड़ी सोचते हैं कि हमारा भला होगा कि उनका भला होगा। आप तो ये सोचते हैं कि ठीक है, जिसका भी भला होगा बस भला हो। हमारा मकसद देश का भला होना है, और मुझे लग रहा है कि इस इंडिया अलायंस से देश का भला जरूर होगा। 1923 में महज 35 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कभी कहा करते थे कि दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं, जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती है। वो कहा करते थे कि सितारे टूट गए हैं लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरण मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो
जहां उजालों की सख्त जरूरत है। सरकार का नारा था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जो है वो हवाई जहाज का सफर करेगा। यात्रा का अनुपात बढ़ता है, टिकट इतने ज्यादा महंगे हो जाते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। 5,000 का टिकट 20-20, 25-25 हजार तक में बिकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी के पास इसको लेकर के उपाय है प्राइवेट एयरलाइंस को कंट्रोल करने का, कि कम से कम टिकट जो है वो सस्ता रह सके और आम यात्री जो है वो हवाई जहाज का सफर है? मैं आज एक ऐसे समाज और उससे जुड़े उद्योग का दर्द आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ जिसे बुनकर समाज कहा जाता है। चाहे महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, उत्तर प्रदेश का बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, टांडा हो, मेरठ हो, इलाहाबाद का मऊआयमा हो, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, तमिलनाडु का सेलम हो, त्रिची हो या फिर आंध्र प्रदेश का गुंटूर हो, वो उद्योग आज बदहाली का शिकार है। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर तुम की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। रोए चीखें या फिर गिड़गिड़ाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। ये सामने कांग्रेस का झंडा है, इसमें 3 रंग हैं। कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान को सिर्फ केसरिया कर देना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ हरा कर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे रंग मिलजुल कर रहें। हिंदुस्तान उनसे बनता है जिस दिन तुम्हारे लिए किसी मसले पे लड़ने की जरूरत होगी ना, दुनिया की बड़ी से बड़ी कुर्सी भी छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा नजर आऊंगा। ये तिरंगा